हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, हमने एक सीरीज शुरू की हुई है जिसके अंदर हम पीजीटी बायोलॉजी के लिए जो स्टेट में एग्ज़ाम हुए हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम एग्ज़ाम जो 2019 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी बायोलॉजी के लिए वो हम सॉल्व करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग दिस, हमने जो पीछे वाली अगर आपने प्लेलिस्ट को खोल के देखा है तो उसके अंदर क्या किया है, 2023 का पेपर सॉल्व कर लिया था, फिर 2022 का किया, उसके बाद 2021 का किया, उसके बाद 2020 का किया। आज जो है वो हम 2019 का जो पेपर है वो करने वाले हैं, यानी इस सीरीज़ में ये 5th पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो वेस्ट किए बिना टाइम को चल लेते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 91 के साथ स्टार्टअप करेंगे। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखो भाई, एटी 84 क्वेश्चन आया है, 90, और ये पार्ट शुरू हो गया हमारा बायोलॉजी का। देखो, अब ये बायोलॉजी का पार्ट है, 4 पार्ट के अंदर क्वेश्चन डिवाइडेड है यहाँ पे। अब जो सबसे लास्ट में पार्ट है वो हमारा बायोलॉजी का पोर्शन, और जिसके अंदर 60 क्वेश्चन हम बेसिकली सॉल्व करते हैं। जो 60 क्वेश्चन हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है, बायोलॉजी, तो हम यहाँ डील करेंगे सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है जी। अब 60 क्वेश्चंस तो ये होते हैं, 90 क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, नॉन सब्जेक्टिव पार्ट के, यानी कॉमन पेपर होता है, ठीक है जी। अब उस कॉमन पेपर के अंदर आपकी जीडीपी आ जाती है, उसके साथ जीके आ जाती है हरियाणा की, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, मैथ आ जाता है, रीजनिंग आ जाती है, हिंदी आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है। ये पोर्शंस बनाते हैं हमारा 90 मार्क्स का पेपर। क्लियर है। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बायोलॉजी का, वो हम देख लेते हैं, ठीक है जी। 91 क्वेश्चन के साथ स्टार्टअप कर लेते हैं। ऑफ ऑल द लैंड प्लांट्स, यानी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, ब्रायोफाइट्स अलोन। अब ब्रायोफाइट्स क्या हैं, अगर आपने प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ा है तो उसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन की थी, 5 क्लासेस के अंदर हमने क्लासीफाई किया था प्लांट्स को, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, राइट। उसके बाद अगर हमने किया था क्या, टेरिडोफाइट्स, उसके बाद हमने क्या किया था, जिम्नोस्पर्म, और लास्ट क्या था, एंजियोस्पर्म्स। ये हमने क्लासिफिकेशन किया था। क्लियर है। अब ये ब्रायोफाइट्स एक्चुअल में क्या है, नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर मोसिस, लिवरवोर्ट्स, ऑनवोर्ट्स ये आ जाते हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर 2 लाइफ साइकिल होते हैं, एक क्या होती है जो हमारी गैमेटोफिटिक होती है और दूसरी क्या होती है, स्पोरोफिटिक। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रायोफाइट्स अलोन हैव इंडिपेंडेंट डैश एंड एन अटैच्ड डिपेंडेंट डैश, ठीक है। अब जो लाइफ साइकिल होती है उससे ये रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, डिपेंडेंट गैमेटोफाइट। सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, राइजोम, राइजोइड्स। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ठीक है। और फोर्थ क्या दिया हुआ है, एलिएटर एंड एक्सिस। अब सबसे पहले हमें ये स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट ये होते क्या हैं, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब गैमेटोफाइट जो होता है ना वो हैप्लॉइड कंडीशन है, वो क्या है, हैप्लॉइड कंडीशन। और स्पोरोफाइट क्या होती है, डिप्लॉइड कंडीशन। स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉइड कंडीशन में होता है और क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एस फॉर स्पोर, एस फॉर स्पोरोफाइट, जी फॉर गैमेटोफाइट, जी फॉर गैमीट्स। जो गैमीट प्रोड्यूस कर रही है वो स्टेज क्या है, गैमेटोफाइट, और जो स्पोर प्रोड्यूस कर रही है वो क्या है, स्पोरोफाइट, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात। अब हमें ये बताना है कि डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अगर आपने प्लांट किंगडम को अच्छे से पढ़ा है तो उसमें हमने एक चीज़ देखी है, जो गैमेटोफाइट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, और स्पोरोफाइट क्या होता है, डिपेंडेंट। तो जो ए ऑप्शन है उसमें क्या आएगा, उसमें आ जाएगा जी हमारा गैमेटोफाइट, और जो बी ऑप्शन है उसके अंदर क्या आ जाएगा, स्पोरोफाइट। अब ऑप्शन कहाँ बन रहा है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ आई बात। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, रिवाइज करेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो ये भी प्लांट किंगडम से क्वेश्चन आ गया। अब किसके ऊपर बेस्ड है, क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है जी।
अब क्लासिफिकेशन में भी कौन सी, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात करनी है। अब जो एंगलर और प्रेंटल फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है हचिंसन, थर्ड दिया रेंडल और फोर्थ क्या दिया बेंथम एंड हुकर। अब जो एंगलर और प्रेंटल ने क्या किया क्लासिफिकेशन दिया, वो क्या था फाइलोजेनेटिक सिस्टम के ऊपर बेस्ड था। किसके ऊपर बेस्ड था, फाइलोजेनेटिक सिस्टम यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड था। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। सेकंड आया हचिंसन, ये भी क्या है फाइलोजेनेटिक के ऊपर बेस्ड था। थर्ड जो था वो रेंडल क्लासिफिकेशन जो थी वो बेसिकली क्या थी, एक मॉडिफिकेशन थी बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन की, बट इसका कोई रोल नहीं था नेचुरल सिस्टम के साथ। अब फोर्थ जो आया बेंथम एंड हुकर, यही ऑप्शन बच गया हमारा, हमें आंसर तो मिल गया। अब बेसिकली उनको बोला जाता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देने वाले दो साइंटिस्ट थे बेंथम एंड हुकर। उन्होंने क्या किया, इवोल्यूशनरी थ्योरी के साथ साथ नेचुरल जो कैरेक्टर्स हैं, सिमिलरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं, उनके बेसिस पे क्लासीफाई किया था। किसको क्लासीफाई किया था भाई, प्लांट्स को। क्लियर है इतनी बात। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू ब्रायोफाइट्स। अब हमें देखो लगातार तीनों क्वेश्चन प्लांट किंगडम से आए हैं। अब अगर मैं बात करूं तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट किंगडम आपको पता चल गई है। पिछले चैप्टर्स में क्वेश्चन थे एनिमल किंगडम, अब क्या है देखो पिछले पेपर्स में हमने क्या देखा, एनिमल किंगडम से ज़्यादा क्वेश्चन था। इस बार क्या है प्लांट किंगडम से। तो डाइवर्सिटी जो फर्स्ट यूनिट है कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस उसकी ज़्यादा है। विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू ब्रायोफाइट्स। फिर वही क्वेश्चन घूम के आया ब्रायोफाइट्स के ऊपर। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है जी, पानी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या है देखो स्पर्म मोटाइल होते हैं, स्विम करने के लिए उनको क्या एक मीडियम चाहिए, तो वो वाटर एसेंशियल मीडियम का काम करता है। इतनी बात क्लियर है। सेकंड क्या है, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया। अब आर्किगोनिया एक्चुअल में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। किसके अंदर बचे, ब्रायोफाइट्स के अंदर। ब्रायोफाइट्स में भी पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो आर्किगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद थर्ड क्या है, प्रेजेंस ऑफ मोटाइल स्पम्स बिल्कुल मोटाइल होंगे तभी तो वो क्या करेंगे, आर्किगोनियम तक मूव कर पाएंगे, ये भी सही स्टेटमेंट है। प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। अब ये क्वेश्चन देखो रिलेटेड है फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट है और इंडिपेंडेंट क्या था, गेमिटोफाइट था। तो आंसर हमें यहाँ से फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या है, पायरेनोइड्स आर। अब सबसे पहली चीज़ हमें यही पता होना चाहिए पायरेनोइड्स क्या है। पायरेनोइड्स क्या होते हैं, बेसिकली ऑर्गन्स होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होते हैं जी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, इतनी बात। अब क्लोरोप्लास्ट भी किसका, एल्गी का, बेसिकली वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ ऑन वर्ड्स के अंदर भी मिलते हैं। अब ये एसोसिएटेड किसके साथ होते हैं, स्टोरेज ऑफ स्टार्च के लिए, यानी स्टोरेज हाउस है किसका भाई, स्टार्च का, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके साथ साथ कार्बन फिक्सेशन के अंदर, किसके अंदर बचे, कार्बन फिक्सेशन के अंदर इसका रोल प्ले होता है। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब पायरेनोइड्स बेसिकली क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं स्टार्च शीट के साथ, स्टार्च शीट के साथ, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो फिर, अब ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, स्टार्च सराउंडेड बाय प्रोटीन ग्रेन्स, प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च प्लेट, प्रोटीन सराउंडेड बाय ऑयल लेयर, और फोर्थ क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट सराउंडेड बाय स्टार्च ग्रेन्स। अब आपको क्या ऑप्शन लग रहा है, देखो प्रोटीन तो है ही, प्रोटीन बॉडीज हैं, उसके साथ साथ क्या है, स्टार्च प्लेट से कवर्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 95 क्वेश्चन। द फ्लैश ऑफ पियर, गुआवा एंड स्पोटा फ्रूट इज ग्रिटी। ग्रिटी होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, किस वजह से थोड़ी समवट हार्ड होती है, ठीक है। अब देखो, अब ये बेसिकली किसकी वजह से होती है, जो पर्टिकुलरली टिश्यूज़ होते हैं, जो पर्टिकुलरली सेल्स होते हैं, उनकी वजह से उसका नेचर क्या हो जाता है, ग्रिटी हो जाता है समवट। अब वो मेन रीज़न क्या है, सबसे ऑप्शन पहले क्या दिया है, स्क्लेरिड्स का, फिर अमाइलोप्लास्ट का, उसके बाद स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स का और कॉलनकाइमा का। एक एक को देख लेते हैं। स्क्लेरिड्स क्या है, देखो
स्क्लेरिड्स एक टाइप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स है जो क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है। हार्ड होता है, थिक सेल वॉल होती है, और कुछ प्लांट्स में मिलता है और कुछ फ्रूट्स के अंदर भी मिलता है। वही क्या प्रोवाइड करता है, ग्रिटीनेस प्रोवाइड करता है फ्रूट्स को, ठीक है जी। अब अमाइलोप्लास्ट क्या है, प्लांट सेल के अंदर मिलता है, स्टार्च स्टोरेज का इसका काम है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स की, तो वो भी क्या करते हैं, प्लांट्स को एक टफनेस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, बट ग्रिटी टेक्सचर के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल है। कॉलनकाइमा क्या है, आपने अगर पढ़ा है तो पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों क्या है, टिश्यूज़ है, ठीक है जी। अब ये क्या करते हैं, सेल वॉल की थिकनेस के लिए बेसिकली, या फिर अगर मैं बोलूँ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ये मेनली रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे अगर सुटेबल आंसर मैं बात करूँ तो वो स्क्लेरिड्स सबसे ज़्यादा सुटेबल है। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, स्क्लेरिड्स, ठीक है जी। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सिडा ए मेंबर ऑफ फैमिली मालवेसी डज नॉट एग्जिबिट ए प्रोमिनेंट ट्रेट। अब देखो, अब ये क्वेश्चन देखो कहाँ से आया है, यस टेल मी। फैमिली मालवेसी, ठीक है जी, और उसमें भी एग्जांपल दिया हुआ है किसका, सिडा, ठीक है। डज नॉट एग्जिबिट ए प्रोमिनेंट ट्रेट, इनमें से कौन सा वो नहीं दिखाता है, ठीक है जी। तो देखो, मोनोडेल्फस स्टेम्स, एक्साइल प्लेसेंटेशन, प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिस एंड अल्टरनेट स्टिपुलेट लीव्स। जो लास्ट ऑप्शन है वो ही ये नहीं दिखाते हैं। मोनोडेल्फस स्टेम्स भी होते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन भी होते हैं, और एपिकैलिक्स भी होता है, किसके अंदर, फैमिली मालवेसी के अंदर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होते हैं, ये स्टिपुलेट लीव्स होते हैं, अल्टरनेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये इनके अंदर आंसर जो हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। अब देखो क्वेश्चन आया 97 क्वेश्चन क्या बोलता है, 97 क्वेश्चन पूछता है भाई, प्लांट्स नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स आर ग्रुप्ड अंडर। मतलब ऐसे प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं जिनकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो क्लियर रूट, स्टेम और लीव्स को नहीं बना रहे हैं, ठीक है। मतलब उनका क्लियर डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। अब याद करो, ये क्लासिफिकेशन हमने कहाँ पढ़ी थी, प्लांट किंगडम आपको याद है, यस टेल मी, प्लांट किंगडम आपको याद है या नहीं है। प्लांट किंगडम के अंदर हमने डिफरेंशिएशन की बात की थी। कुछ प्लांट्स क्या थे जो क्लियर कट डिफरेंशिएटेड थे रूट, स्टेम एंड लीव्स के अंदर, कुछ ऐसे थे जो डिफरेंशिएटेड नहीं थे। अब यहाँ किसका पूछा गया, जो डिफरेंशिएटेड नहीं थे। अब एल्गी को याद कीजिए, एल्गी के अंदर क्या था, एल्गी के अंदर सेम कैरेक्टर था, जिसके अंदर हम अगर बात करें तो वो यही थी कि वो क्लियर डिफरेंशिएशन उसके अंदर नहीं था, रूट का, स्टेम का और लीफ का। इसलिए हमने उनको एक टर्म दी थी थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। अब यहाँ ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर क्या है, आप इजीली सीड्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फेनेरोगेम्स क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, देखो सीड्स विजिबल हों, वो क्या है, फेनेरोगेम्स। उसके अंदर जिम्नोस्पर्म भी आ गया, एंजियोस्पर्म भी आ गया। जिम्नोस्पर्म्स में क्या है, नेक्ड सीड्स की बात कर रहे थे हम सिर्फ। थैलोफाइट्स क्या थे, जिसके अंदर क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं था रूट, स्टेम और लीव्स का। और क्रिप्टोगेम्स क्या थे, जो रिप्रोड्यूस कर रहे थे स्पोर्स के थ्रू, उनको हमने क्या बोला था, क्रिप्टोगेम्स। तो आंसर जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, थैलोफाइट्स। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9+2 फाइब्रिलर अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन। सबसे पहली चीज़ हमें यही पता होनी चाहिए, वो क्या है, 9+2 अरेंजमेंट होती क्या है, ठीक है जी। अब ये क्या है, एक स्पेसिफिक पैटर्न है, कहाँ मिलता है जी, जब हम साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जब हम अगर हम बात करें सेलुलर कंपोनेंट्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक अरेंजमेंट आती है 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। जब हमने चैप्टर पढ़ा था सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th का, तो उसमें हमने एक स्ट्रक्चर देखा था जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर जो 9 पेयर्स हैं वो क्या है, इस तरीके से अरेंज थे आउटसाइड पे, और एक जो है सिंगलेट, जो एक वो क्या था, बीच में प्रेजेंट था, ठीक है जी। 2 सिंगलेट थे और साइड में 9 जो थे हमारे वो डबलेट की फॉर्मेशन में, इस तरीके का माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर, राइट, सर्कुलर फैशंस में
ये अरेंजमेंट थी, उसको हमने क्या बोला था 9+2 अरेंजमेंट। इतनी बात क्लियर है। अब वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक फ्लैजेला में होती है या बैक्टीरियल फ्लैजेला में होती है या बेसल ग्रेन्यूल्स में होते हैं या सेंट्रियोल्स में होते हैं। तो देखो यूकैरियोटिक फ्लैजेला में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी। अब उसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है जी, क्लियर। अब सेकंड क्या है, बैक्टीरियल फ्लैजेला। अब उसमें भी क्या होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, यूकैरियोटिक फ्लैजेला होता है, फेलिन प्रोटीन होता है, बट यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट नहीं होती है। वहाँ पे यूकैरियोटिक फ्लैजेला में थी, यहाँ पे नहीं थी। अब बात आई बेसल ग्रेन्यूल्स। बेसल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, ना तो सीलिया से एसोसिएटेड है ना फ्लैजेला से एसोसिएटेड है, बट जो बेसल बॉडीज होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर, और वो 9+0 अरेंजमेंट दिखाती हैं, ना कि 9+2, ठीक है। अब उसके बाद आ गया सेंट्रियोल। सेंट्रियोल में क्या होता है, देखो 9+0 अरेंजमेंट होती है, और 9 क्या होता है, यहाँ पे ट्रिपलेट होता है। इतनी चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई। अब यहाँ जो बेस्ट सुटेबल आंसर है वो क्या बन रहा है, वो यूकैरियोटिक फ्लैजेला बन रहा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है जी। अब देखो फिर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 99 क्वेश्चन है। सिनर्जिड्स हेल्प इन, अब देखो ये मैं अगर एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ये एक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर मान लेते हैं, ठीक है। अब उस एम्ब्रियो सैक के अंदर दो ऐसे हमारे क्या हैं, सिनर्जिड्स हैं, और एक हमारा क्या है, ऐसे मैं बना लेता हूँ, एग सेल है, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ 3 जो हमारे क्या हैं, एंटीपोडल्स, और बीच में हमारा क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है जी। इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारा एम्ब्रियो सैक का होता है, जिसको हम 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट सिचुएशन हम बोलते हैं। हमारा राइट और रॉन्ग, ठीक है। अब ये हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, इतनी चीज़ हमने पढ़ी थी वहाँ पे। अब हमसे ये पूछा जा रहा है, ये जो सिनर्जिड्स हैं ये किसके अंदर हेल्पफुल होते हैं, तो ये सिनर्जिड्स हमेशा क्या करते हैं, गाइड करते हैं, क्या करते हैं, गाइड करते हैं ये सेल्स, ताकि एंट्री हो सके पोलन ट्यूब की, किसके अंदर, एग सेल के अंदर। तो अब ऑप्शंस क्या दिए, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, एंड प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द मेल गैमेट। तो अब देख लेते हैं जी, देखो अब जो आंसर यहाँ बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ से सीधा फाइंड आउट हो रहा है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब गाइड करने का काम किसका है, सिनर्जिड्स का है। एनसीईआरटी की लाइन अगर आपको अच्छे से याद है तो एनसीईआरटी से ही ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया है। एन एग्जाम्पल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, देखो जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11th, उसके अंदर हमने आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है जी। अब पूछा गया है आपसे आर्कीबैक्टीरिया। अब आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं बेसिकली, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है। इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं पे भी सरवाइव कर सकते हैं, मतलब सरवाइव इन एक्सट्रीम हार्श सिचुएशंस। एक्सट्रीम हार्श सिचुएशंस में वो क्या करते हैं, सरवाइव कर लेते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, आर्कीबैक्टीरियाज। यानी हॉट स्प्रिंग्स हुए, लेक्स हुए, एसिडिक एनवायरनमेंट हुई, उसके अंदर सरवाइव ईजिली कर सकते हैं आर्कीबैक्टीरिया। अब पूछा क्या गया है, इनमें से एग्जाम्पल जो है वो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो एग्जाम्पल है, थर्मस एक्वेटिकस आर्कीबैक्टीरिया में आता है, या बेसिलस thuringiensis आता है, या फिर विब्रियो कोलेरी आता है, या इस्चर्शिया कोलाई आता है। तो थर्मस एक्वेटिकस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या है, आर्कीबैक्टीरिया है, बाकी जो हमारे यूबैक्टीरिया की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है जी। अब देखो फिर क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है जी। आप देखो, द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन बायोस्फीयर आउट ऑफ फॉलोइंग इज, अब ऐसा कार्बोहाइड्रेट बताना है कि जो सबसे ज़्यादा मिलता है पूरे बायोस्फीयर के अंदर, ठीक है जी। अब दिया हुआ है सेलुलोज का एग्जांपल, लिग्निन का एग्जांपल, रूबिस्कोपिक और फ्रक्टोज, ठीक है। अब सेलुलोज सबसे पहली चीज़ क्या कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल है।
दूसरा क्या है लिग्निन, लिग्निन तो कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है तो इसको तो हम वैसे ही निकाल देंगे। रुबिस्को भी क्या है, एक एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो इसको भी निकाल देंगे। अब बच गया फ्रक्टोज और सेलुलोज। फ्रक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है और सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट है, बट जो अबंडेंसी है वो सेलुलोज की सबसे ज़्यादा है। पीछे भी ये क्वेश्चन इस तरीके का रिपीट हुआ था प्रीवियस ईयर में भी। ठीक है जी, अब आया है क्वेश्चन जो थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो वो है, देखो, ए बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स वंस एवरी मिनट, 1 मिनट में एक बार डिवाइड करती है। ठीक है जी। इट टेक्स 1 आवर टू फिल ए कप। अब एक कप को फिल करने के लिए कितने मिनट्स हैं भाई? 69 मिनट्स। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल हाफ ऑफ द कप? देखो 59 मिनट्स पे क्या होगा, वो हाफ था, और 60 मिनट पे वो क्या हो जाएगा, डबल हो गया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना, हर 1 मिनट में डिवाइड कर रहा है। हम मान के चलो 100 जो बैक्टीरिया हैं वो एक कप के अंदर डिवाइड करने हैं। ठीक है, फाइनल जो स्टेज है वो 100 है। अब 60 मिनट में तो वो क्या थे, 100। ठीक है, 59 मिनट में क्या होंगे, वो 50 होंगे ना, तभी तो वो डिवाइड करेंगे नेक्स्ट मिनट में और 100 बन जाएंगे। अब समझ आई ये बात? ठीक है, तो सबसे आसान क्वेश्चन है। कई बार हम इसको 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग करते हैं, बट वो नहीं आएगा यहाँ पे। अब देखो, अब चीज़ आई हिट्रोस्पोरी। अब हिट्रोस्पोरी, एक्चुअल में हिट्रोस्पोरी क्या होता है, जब क्या होते हैं, 2 टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे एक बड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर। छोटा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। जब 2 टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या 2 से ज़्यादा टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हिट्रोस्पोरी। क्या बोलते हैं, हिट्रोस्पोरी। अब हमसे ये पूछा गया है, हिट्रोस्पोरी लाइकोपोडियम शो करता है या आइसोट्स शो करता है, इक्विसिटम शो करता है या टेरिस शो करता है? इसोट्स जो होता है ना वो बेसिकली क्या करता है, जो हमारा हिट्रोस्पोरी शो करता है। बाकी जो एग्जांपल्स हैं लाइकोपोडियम, इक्विसिटम और टेरिस, ये एग्जांपल हैं होमोस्पोरी के। पिछली बार होमोस्पोरस कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, इस बार किसके ऊपर आया है, हिट्रोस्पोरस के ऊपर आया है। इतनी चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई? देखो, अगर होमोस्पोरस कंडीशन का पूछा जाए तो ये 3 ऑप्शंस हैं। ठीक है, हेट्रोस्पोरस पूछा गया है तो जो हमारा ईजोस जो है वो ऑप्शन हमारा बेस्ट बन रहा है यहाँ पे। रेड रस्ट ऑफ टी इज कोज्ड बाय। ठीक है जी। अब पिछली बार पूछा गया था शुगर केन के अंदर, इस बार पूछा गया है टी के अंदर। ठीक है जी। अफेक्टेड किसको करती है, टी प्लांट को करती है। अब ऑप्शंस क्या दिए हैं, उस्टिलिगो स्पीसीज, पक्सीनिया स्पीसीज, सिस्टोकार्पस स्पीसीज और सिफेल्यूरस स्पीसीज। ठीक है जी। अब उस्टिलिगो क्या है, एक फंगस की स्पीसीज है। ठीक है जी। अब ये क्या करती है बच्चे, स्मट डिजीज़ को कॉज करती है प्लांट्स के अंदर। रेड रस्ट ऑफ टी के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड क्या है, पक्सीनिया। ठीक है, ये जीनस किसके लिए रस्ट डिजीज़ को कॉज करता है। ठीक है, बट एसोसिएटेड है किसके साथ, सीरियल क्रॉप्स के साथ। उसके बाद क्या है, सिस्टोकार्पस। सिस्टोकार्पस डायरेक्टली पैथोजन नहीं है, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में अटैच्ड होता है। फोर्थ क्या है, सिफिलोरस स्पीसीज। सिफिलोरस स्पीसीज क्या है, एल्गी की स्पीसीज है, रेड रस्ट को कोज करती है या रेड लीफ को कोज करती है किसके अंदर, टी के अंदर। तो ऑप्शन क्या है हमारा, सिफिलोरस स्पीसीज। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल वॉल component because of which class Cyanophyce has been renamed as साइनोबैक्टीरिया। एक ऐसा कंपोनेंट जिसकी वजह से सियानोफाइसी क्लास को बाद में रीनेम किया गया साइनोबैक्टीरिया। ठीक है जी, अब वो देख लेते हैं जी। अब क्या है, रिक्लासिफिकेशन ऑफ साइनोफाइसी इनटू साइनोबैक्टीरिया। अब ये किस वजह से किया गया था, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है जी। अब ऑप्शन क्या दिया है, जेलेटिन, सेकंड क्या दिया है, पेक्टिन, थर्ड क्या है, सूडोपेप्टिडोग्लाइकन, और फोर्थ क्या दिया है, म्यूरिन। जेलेटिन क्या है, कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, जिसका बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ कोई कॉन्टेक्स्ट हो। पेक्टिन क्या है, पॉलीसेकेराइड होता है, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स के अंदर मिलता है, उसका भी कोई एसोसिएशन नहीं है बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ। अब 2 ऑप्शन तो हमारे क्या हो गए, निकल गए जी। अब तीसरा आया सूडोपेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है जी, ये एसोसिएटेड है आर के बैक्टीरिया के साथ, ये मेन कंपोनेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या बच गया, म्यूरिन, जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकन भी बोलते हैं, मेन रोल है बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ। ठीक है,
अब जो ऑप्शन यहाँ पे बना वो म्यूरिन बना, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन है किसके साथ, साइनोबैक्टीरिया के साथ। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इथनोबॉटनी इज, अब इथनोबॉटनी क्या है? इथनोबॉटनी वो ब्रांच है बायोलॉजी की, सॉरी बॉटनी की, जो प्लांट और पीपल के साथ रिलेशनशिप किस तरीके की है उसको पढ़ने के लिए इसका एक स्पेसिफिक ब्रांच बनाई गई। जैसे कोई ट्राइबल कल्चर में किसी प्लांट का रोल है, या इंडिजिनस कल्चर में किसी का रोल है, ट्रेडिशनल वे में प्लांट का रोल है, उस रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए एक ब्रांच है, दैट इज इथनोबॉटनी। ठीक है, अब उसमें देखो ऑप्शन क्या है। ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद आर्किया। सेकंड क्या है? बॉटनी ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट इन वेरियस हॉटस्पॉट्स। थर्ड क्या है? ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन द ट्राइबल पीपल एंड द प्लांट। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, उसके बाद देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 107 देखो भाई, द मोस्ट एडवांस्ड ऑर्डर इन जिम्नोस्पर्म्स इज। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्या है, सीड्स तो हैं बट फ्लावर्स नहीं हैं। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, सीड प्रेजेंट फ्लावर एब्सेंट, राइट, सीड प्रेजेंट फ्लावर एब्सेंट, इतनी बात क्लियर है। अब उसके अंदर पूछा गया है कि जो सबसे बेस्ट ऑर्डर जो वेल डेवलप्ड है वो कौन सा है? साइकेडेल्स, जिसके अंदर क्या है, साइकेड्स प्रिमिटिव होते हैं, मतलब बहुत पुराने हैं। ठीक है, कॉनिफेरल्स, कॉनिफर्स होते हैं, लार्ज डाइवर्स ग्रुप है बट एडवांस्ड में नहीं आता है। नेटल्स, नेटल्स क्या है, नेटम, एपिड्रा, ये क्या होते हैं बेसिकली, इनको इंक्लूड करते हैं। ये मोस्ट एडवांस जो हमारा ग्रुप जो होता है वही होता है। उसके बाद क्या है, टेक्सेल्स। टेक्सेल्स क्या है, एडवांस्ड है बट मोस्ट एडवांस की कैटेगरी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेटल्स इज द मोस्ट एडवांस्ड ऑर्डर इन द जिम्नोस्पर्म्स। अगर आप अभी तक देखेंगे तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, प्लांट किंगडम से आए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पोरोफाइट जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल वेस्कुलर प्लांट। अब वो किस कंडीशन में होता है स्पोरोफाइट? यस टेल मी, सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिप्लॉइड होता है या पॉलीप्लॉइड होता है या हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है? तो हमेशा क्या होता है, डिप्लॉइड कंडीशन में क्या होता है, डिप्लॉइड। वेस्कुलर प्लांट्स में पूछा है तो वो हमेशा क्या होता है, डिप्लॉइड होता है जी। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, दो स्टेटमेंट दी हुई हैं। कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, अब पहला असर्शन दिया है, जिबरलिक एसिड्स control the seed germination by breakdown of stored food material in the monocot seeds। बिल्कुल सही बात है जी। उसके बाद जिबरलिक एसिड इंड्यूस द एक्टिविटी ऑफ अल्फा अमाइलेज फ्रॉम द ल्यूरोन लेयर। बिल्कुल सही बात है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, और दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। तो आंसर बनेगा असर्शन इज करेक्ट एज वेल एज रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 110। ओके, क्या बोलता है क्वेश्चन, देख लेते हैं। सेलेक्ट द लिविंग सेल फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अब लिविंग सेल्स के बारे में बताना है। क्लोरेनकाइमा क्या है, लिविंग सेल है। कोलेनकाइमा क्या है, लिविंग सेल है। ठीक है जी, बास्ट क्या है, बास्ट फ्लोएम फाइबर्स हैं बट क्या है, डेड सेल के अंदर आते हैं। प्रोजनकाइमा क्या है, ये भी क्या है, डेड सेल्स होते हैं, बेसिकली किसके अंदर मिलते हैं, जाइलम टिश्यू के अंदर। सीव ट्यूब्स या सीव एलिमेंट्स की मैं बात करूँ, लिविंग सेल्स होते हैं जी। तो लिविंग सेल्स हमें फाइंड आउट करना था, ए बी एंड ई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फ्यूजन ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल्स विच डायरेक्टली एक्ट एज गैमीट्स। फ्यूजन ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल्स विच डायरेक्टली एक्ट एज गैमीट्स।
मैच्योर इंडिविजुअल्स की फ्यूजन्स को हम क्या बोलेंगे, जो डायरेक्टली किसकी तरह कर रहे हैं, गैमीट्स की तरह काम कर रहे हैं। अब ऑप्शन क्या दिया, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, एपोमिक्सिस एंड होलोगैमी। ठीक है जी, देखो पहले क्या है आइसोगैमी। आइसोगैमी क्या होता है, जिसमें मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर जो गैमीट्स हैं वो फ्यूज करते हैं। ठीक है जी। सेकेंड क्या है एनाइसोगैमी, जिसमें क्या होता है, वो दोनों क्या है, दोनों दो गैमीट होते हैं बट एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। एपोमिक्सिस में क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कॉपी करता है किसके बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्लियर है इतनी बात, ये भी क्वेश्चन के साथ मैचअप नहीं करता है। ये हो गया आइसोगैमी, एनाइसोगैमी पता चल गया, एपोमिक्सिस पता चल गया। अब बच गया क्या, होलोगैमी। होलोगैमी में क्या होता है, मैच्योर इंडिविजुअल्स गैमीट की तरह काम करते हैं और फ्यूज कर जाते हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, होलोगैमी। आंसर मिल गया या नहीं मिला। अब बाकी तीनों चीज़ें आपको पता चल गई। अगर अगली बार इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हम इजिली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो फिर इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन की अगर मैं बात करूं तो उसमें दो लेयर्स होती हैं जी। ठीक है, बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्साइन, किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की। अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटाइन। और वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट, बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम द गैमेटोफिटिक टिश्यू विदाउट इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज। देखो हमें क्या करना है, स्पोरोफाइट्स की डेवलपमेंट करनी है। कहाँ से बचे, गैमेटोफिटिक टिश्यू से, बिना फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के यानी बिना फर्टिलाइजेशन के। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एपोस्पोरी बोलेंगे, एपोगैमी बोलेंगे, या फिर पार्थिनोकार्पी बोलेंगे, या मेटाक्सीनिया बोलेंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है जी, पहला क्या है, स्पोरोफाइट क्या होता है और गमीटोफाइट क्या होता है। स्पोरोफाइट अभी आपको बताया था। ठीक है, डिप्लॉइड फेज है जो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। गमीटोफाइट क्या है, हैप्लॉइड फेज है जो गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब पहली चीज़ क्या है, एपोस्पोरी। एपोस्पोरी क्या है, एक एपोमिक्सिस है जिसमें क्या होगा, डायरेक्टली क्या है, आप स्पोर्स या गैमेटोफाइट्स डेवलप करेंगे स्पोरोफाइट से। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, सेकंड क्या है, एपोगैमी। अब एपोगैमी में क्या होगा, एपोगैमी में आपने डेवलपमेंट तो की किसकी, स्पोरोफाइट की, किससे, गैमेटोफाइट से, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी, अब ये कहीं ना कहीं सूट कर रहा है। बट नेक्स्ट क्या है, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट होती है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन होती है। मेटाजीनिया क्या है, मेटाजीनिया एक पॉलन का इन्फ्लुएंस है किसके ऊपर बचे, फ्रूट्स की डेवलपमेंट में। ठीक है, सीड की डेवलपमेंट में। तो ये बेसिकली कोई रिलेशन इसका यहाँ नहीं है। पार्थिनोकार्पी का कोई रिलेशन यहाँ नहीं है, एपोस्पोरी का यहाँ नहीं है। तो एपोगैमी जो बच गया हमारा वो क्या है, बेस्ट सुटेबल आंसर है यहाँ पे। क्लियर हुआ। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, in a DNA, A pairs with T and Z pairs with C. Which of following statement is incorrect? ठीक है जी, देखो फिर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, A/T रेशियो इज कांस्टेंट। अब चार्गफ रूल अगर आपने पढ़ा है तो A हमेशा क्या है, T के अमाउंट के इक्वल होता है। इतनी बात हमें क्लियर है। ठीक है, तो ये चीज़ ठीक है। अब क्या है, सेकंड क्या है, A+T इज इक्वल टू G+C। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये वेरी कर सकता है ये। ठीक है, तो ये हमारी गलत स्टेटमेंट है। G इज ऑलवेज इक्वल टू C, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल सही बात है। अगर हमें पता होगा एक सीक्वेंस को तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो गलत है। चार्गफ रूल के ऊपर ये क्वेश्चन था हमारा। द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज बिकॉज ऑफ, किस वजह से डिफरेंसेस आते हैं आरएनए और डीएनए में, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब एक चीज़ तो क्या है, शुगर, दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, बेस पेयर्स। तो आंसर आपको दिख ही रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन शुगर। देखो यहाँ पे कौन सी शुगर होती है, राइबोज शुगर होती है। ठीक है जी, और यहाँ पे कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है।
अब आरएनए के अंदर बेस पेयर्स क्या होते हैं? AUGC, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं? ATGC। तो यहाँ देखो बेस पेयर में भी डिफरेंसेस हैं और राइबोज शुगर की वजह से भी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलिफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन, देखो अब पहली चीज क्या होगी, बुलिफॉर्म सेल्स क्या होते हैं? बुलिफॉर्म सेल्स एक लार्ज बबल शेप्ड सेल्स होते हैं, किसके अंदर मिलते हैं? लीफ ऑफ प्लांट के अंदर। कहाँ मिलते हैं? लीफ ऑफ प्लांट के अंदर। अब इनका क्या है, रोलिंग अनरोलिंग में रोल होता है, किसके अंदर बचे? प्लांट्स के अंदर, मेनली मोनोकोट के अंदर। किसके अंदर? मोनोकोट्स के अंदर, ठीक है जी। अब देखो फिर स्टोमेटल पिट्स ऑफ सकलेंट प्लांट्स। सकलेंट प्लांट्स क्या होते हैं? वाटर स्टोरेज के लिए अडेप्टेड होते हैं, बट इनमें कोई रोल नहीं होता है बुलिफॉर्म सेल्स का। अपर एपिडर्मिस ऑफ सम मोनोकोट लीव्स, देखो एसोसिएटेड होते हैं मोनोकोट्स के साथ, ठीक है, मिलते हैं अपर एपिडर्मिस के साथ ऊपर, और मेनली रोल प्ले करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखो लोअर एपिडर्मिस ऑफ सम मोनोकोट लीव्स, एसोसिएटेड होते हैं मोनोकोट लीव्स के साथ, बट मेनली कहाँ मिलते हैं? अपर एपिडर्मिस के ऊपर, ठीक है। थर्ड क्या है? स्टेम कोर्टेक्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स। अब हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे भी बुलिफॉर्म सेल्स का कोई रोल नहीं होता है स्टेम कोर्टेक्स के अंदर। तो जो आंसर बनेगा हमारा क्या बनेगा? अपर एपिडर्मिस ऑफ सम मोनोकोट लीव्स, ठीक है जी, क्लियर है। अब देखो फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज genes which is responsible for synthesis of polypeptide chain is called, देखो वो जीन्स जो पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल जीन बोलेंगे, प्रमोटर जीन बोलेंगे, ऑपरेटर जीन बोलेंगे, या रेगुलेटर जीन बोलेंगे। अब पहली चीज़ क्या है? स्ट्रक्चरल जीन, वो जीन्स जो क्या कर रहे हैं? इनकोड कर रहे हैं प्रोटीन्स को, पॉलीपेप्टाइड्स को, ठीक है जी। प्रमोटर जीन, ये बेसिकली क्या है? एक प्रमोटर क्या है? एक डीएनए की सीक्वेंस है जहाँ से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। ऑपरेटर जीन क्या है? रेगुलेटरी साइट का काम करता है, जो इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वहाँ पे रेगुलेशन का काम किसका होता है? ऑपरेटर जीन का होता है। उसके बाद क्या बच गया? रेगुलेटर जीन। अब ये क्या है? ये प्रोटीन को रेगुलेशन का, जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है उसमें रेगुलेशन का काम करता है ताकि अदर जीन्स का एक्सप्रेशन भी हो सके। तो अब देखो यहाँ से इजीली आपको फाइंड आउट हो गया है, जो इनकोड करने में रोल प्ले करते हैं वो कौन रोल प्ले करते हैं? स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बैक क्रॉस एन इंडिविजुअल heterozygous for tallness it will be crossed with parent having genotype। अब देखो बैक क्रॉस के अंदर, अब सबसे पहली चीज़ क्या है? बैक क्रॉस जिसके अंदर क्या है? एक ऑफस्प्रिंग और उसका एक पेरेंट्स, ठीक है, या फिर एक इंडिविजुअल जो उसके पेरेंट्स के इक्वल है, उसको यूज़ किया जाता है। हेट्रोजाइगस मतलब क्या कंडीशन है? जब उसमें क्या है? दो डिफरेंट अलील्स होते हैं, ठीक है जी। अब अगर अब मैं बात करूं, फर्स्ट पेरेंट जो क्या है वो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है जी। अब उसको अगर मैं यहाँ एक कंडीशन ये है, ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है और तीसरी कंडीशन ये है। अब यहाँ से क्या आ सकता है? सिर्फ कैपिटल टी, यहाँ से क्या आ सकता है? स्मॉल टी, और यहाँ से क्या आ सकता है? कैपिटल भी आ सकता है और स्मॉल भी आ सकता है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? बैक क्रॉस करना है। तो बैक क्रॉस करना है तो हमें क्या करो, जो होमोजेगस रिसेसिव कंडीशन है उसको हम यहाँ पे बैक क्रॉस के लिए यूज़ करेंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब अगर करके दिखाना है तो वो देखो एक बार, यहाँ मैं करके भी दिखा देता हूँ। जैसे आपको दे दिया गया जी, यहाँ एक कंडीशन आपको दी हुई ऑलरेडी, दूसरी हमें ये दे दी। अब देखो फिर यहाँ पे, अब यहाँ से क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी? कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगी। सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगी? वही कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाएगी। थर्ड कंडीशन क्या आ जाएगी? स्मॉल टी, और फोर्थ कंडीशन क्या आ जाएगी जी? स्मॉल टी। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं टेस्ट क्रॉस को। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट इंटेंसिटी एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। एक ऐसी एक लाइट इंटेंसिटी जिसके ऊपर क्या है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन के, वो
क्या है, देखो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में क्या होता है कि जितना ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, वो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, या रेट ऑफ रेस्पिरेशन, कितना ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ है एनर्जी रिलीज में, वो क्या है रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अब पूछा गया है कि उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ठीक है जी, क्लाइमेट्रिक एक स्टेज है, ठीक है, जिसमें फ्रूट रिपनिंग कैरेक्टराइज किया गया है। आप देखो, जैसे अगर रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा दिया जाए तो उसमें क्या है, फ्रूट रिपनिंग के अंदर चेंज आएगा, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। सेकंड, ऑप्टिमम पॉइंट क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे मतलब क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, उसके ऊपर अप एंड डाउन, एक अगर मैं बोलूँ न्यूट्रल पॉइंट है। थर्ड क्या है, कंपनसेशन पॉइंट, ये क्या है, डायरेक्टली लाइट इंटेंसिटी के साथ इफेक्ट कर रहा है, यही पॉइंट है जिसके ऊपर क्या हो जाता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल हो जाता है। उसके बाद क्या है, मिनिमल इफेक्ट, ये क्या है, ये इसके ऊपर इफेक्ट, मतलब इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट इस क्वेश्चन के साथ नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कंपनसेशन पॉइंट। क्लियर हुआ, ठीक है, ओके। 30th क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। सीरीज में 120 क्वेश्चन है, बट एक्चुअल में आज का जो है वो 30th क्वेश्चन है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन प्रोटीनेशियस बायोकैटलिस्ट। नॉन प्रोटीनेशियस बायोकैटलिस्ट, अब बायोकैटलिस्ट क्या होता है, जो एक किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, वो हमारा क्या है, बायोकैटलिस्ट है। नॉन प्रोटीनेशियस मतलब जो प्रोटीन का नहीं बना हुआ है। अब वायरॉन्स क्या होते हैं, वायरल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है जी, ठीक है। अब ये बायोकैटलिस्ट का काम ही नहीं करते हैं, तो ये हमारे साइड हो गए। वायरोइड्स क्या होते हैं, वो भी स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पार्टिकल्स होते हैं, ये भी बायोकैटलिस्ट का काम नहीं करते हैं। प्रायोन्स क्या होते हैं, प्रायोन्स इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं। अब नॉन प्रोटीनेशियस है तो यहाँ पे भी ये भी निकल गया। बच गया क्या है, राइबोजाइम एक्चुअल में क्या होता है, एक आरएनए मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, कैटेलाइजिंग कैपेसिटी होती है। तो आंसर जो हमारा बन गया वो क्या बन गया, राइबोजाइम। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हाफ पेपर हमने यहाँ सॉल्व कर लिया है। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनिसिटियल या फिर हम अगर मैं बोलें सिनोसिटिक एपिडर्मिस इज प्रेजेंट इन। अब सिनिसिटियल या सिनोसिटिक कंडीशन क्या होती है, एक मल्टी न्यूक्लिएट सेल, यानी एक सेल है जिसके अंदर क्या है, मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं, यानी उसके अंदर क्या हुआ, मल्टीपल सेल फ्यूजन्स हुए, न्यूक्लियर डिविजन्स हुए, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सिनिसिटियल कंडीशन या सिनोसिटिक कंडीशन, ठीक है। एपिडर्मिस क्या होती है, बाहर की जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। अब ये सिनिसिटियल एपिडर्मिस किसके अंदर होती है, मस्का के अंदर, ये एक जीनस है फ्लाइज का, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये एक सेलुलर लेयर शो करता है, फेरेटिमा, ठीक है जी। फेरेटिमा क्या है, जीनस है अर्थवॉर्म्स का, उसमें भी सेलुलर एपिडर्मिस होती है। थर्ड क्या आ गया, एस्कैरिस क्या है, जीनस है नेमेटोड्स का, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, सिनिसिटियल एपिडर्मिस होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टारफिश, मेराइन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, क्लास एस्टेरोडिया में होते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस सिनिसिटियल यहाँ पे भी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंगर सॉल्यूशन क्या है, देखो रिंगर सॉल्यूशन क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर डिफरेंट सॉल्ट्स को डिसॉल्व किया गया है वाटर के अंदर, ताकि एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस किया जा सके, किसके रिगार्डिंग, एक ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स के रिगार्डिंग। ये मेडिकल और बायोलॉजिकल रिसर्च में इसका यूज़ है, ठीक है जी। अब उसके अंदर उस रिंगर सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, NaCl होता है, उसके बाद KCl होता है, और उसके बाद क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता है, ठीक है जी। अब सोडियम क्लोराइड को तोड़ूंगा तो मैं यहाँ क्या बन गया, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यहाँ पे तोड़ूंगा तो K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यहाँ पे तोड़ूंगा तो कैल्शियम पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, राइट। यहाँ से 2 Cl निकल गए, यहाँ से एक निकला, इतनी चीज़ क्लियर है। अब अगर ओनली K पॉजिटिव आयंस बोलूँगा तो वो भी गलत है, ओनली Ca पॉजिटिव बोलूँगा तो वो भी गलत है, ओनली Ca ये बोलूँगा तो ये भी गलत है। अब क्या है, ये तीनों के तीनों प्रेजेंट हैं या हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और अगर यहाँ पे लिखा हो जाता कैल्शियम पॉजिटिव तो वो भी ठीक हो जाता, ठीक है। विच डाई इज नॉट यूज टू स्टेन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए कौन सी डाई का यूज नहीं किया जाता। फ्यूलजन स्टेन जो है वो हिस्टोलॉजी में क्रोमोसोमल मटेरियल को
स्टेन करने के लिए यूज़ की जाती है। एसिटोकार्बिन क्या है, ये भी एक स्टेन करने के लिए डाई है जो साइटोजेनिक्स में यूज़ की जाती है। ठीक है जी। सैफ्रानिन क्या है, बायोलॉजिकल स्टेन है, ये बेसिकली सेलुलर स्ट्रक्चर्स को स्टेन करने के लिए यूज़ की जाती है। हिमेटोजाइलिन क्या है, हिमेटोजाइलिन भी हिस्टोलॉजी में यूज़ की जाती है। ठीक है जी। वहाँ पे भी क्रोमोसोम्स के अगर हम स्टेनिंग की बात करें तो वहाँ पे यूज़ की जाती है। अब सैफ्रानिन एक ऐसी है जो सेलुलर कंपोनेंट्स को स्टेन करने के लिए यूज़ की जाती है डाई, बट क्रोमोसोम्स को स्टेन करने के लिए नहीं यूज़ की जाती। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट जीनोम इज थॉट टू बी कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट जीनोम का मतलब जो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल मिला वो किस से बना हुआ था, वो बना हुआ था जी हमारा आरएनए से। ओल्डेस्ट जो है वो क्या है, आरएनए, बट स्टेबल की बात करूं तो वो क्या है, डीएनए। ठीक है जी। स्पंज हार्मफुल टू ऑयस्टर इंडस्ट्री इज, ठीक है जी। ऑयस्टर इंडस्ट्री में जो हार्मफुल स्पंज है उसकी बात करनी है हमें। ठीक है। अब वो क्या है, क्लियोना। क्लियोना जो ऐसा स्पंज है जो हार्मफुल है, जिसको हम बोरिंग स्पंज का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं, बोरिंग स्पंज। ठीक है जी। अब ये क्या करता है, नोटोरियस नेचर का है, कैल्शियम कार्बोनेट सबस्ट्रेट के ऊपर वो अफेक्ट करता है, मेनली ऑयस्टर सेल्स को अफेक्ट करता है, उनको तोड़ने का काम करता है और हार्मफुल होता है किसके लिए, ऑयस्टर्स के लिए। ठीक है। विच वन इज नॉट ए बायोलॉजिकल गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम। गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल, गैसियस पहली चीज़ क्या है, गैस का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी चीज़ क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल है, मतलब जिसमें क्या है, जिसमें अगर मैं बात करूं बायोजियो, ज्योग्राफी का भी यूज़ है, बायोलॉजिकल यूज़ भी है, अर्थ का यूज़ भी है और केमिकल का भी यूज़ है। तो सल्फर साइकिल जिसमें क्या है, सल्फर का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है जी। फॉस्फोरस जिसमें फॉस्फोरस का इन्वॉल्वमेंट है, नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल। तो इनमें से हमें ये देखो, सल्फर साइकिल सिर्फ क्या है, गैसियस साइकिल है। ठीक है। फॉस्फोरस साइकिल क्या है, इसमें कोई स्पेसिफिक गैसियस फेज नहीं है। नाइट्रोजन साइकिल में क्या है, गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल है। और कार्बन साइकिल सिर्फ गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल है। ठीक है। तो यहाँ जो नहीं है वो बताना है। तो फॉस्फोरस एक ऐसा है जो क्या है, वो सिर्फ किसका काम कर रहा है, गैसियस फेज नहीं है उसके अंदर, इसलिए वो बायोजियोकेमिकल साइकिल का काम करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग। ठीक है जी। ये तो लड़की की बात हो रही है, वही करती है। हिज यूरिन विल बी फाउंड इन टू कंटेन abnormal क्वांटिटीज ऑफ। ठीक है। अब क्या हुआ, एक जो वो लोग हैं ना मेरे जैसे थोड़े मोटे लोग, वो चाहते हैं कि हम जल्दी से पतले हो जाएं। उन्होंने क्या किया, लंबे टाइम तक एक फास्टिंग की। अब उनके यूरिन में किस चीज़ का अमाउंट बढ़ जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। कीटोन्स का बढ़ जाएगा, या फ्रक्टोज का बढ़ जाएगा, या ग्लूकोज का बढ़ जाएगा, या फैट्स का बढ़ जाएगा। ठीक है। अब देखो, कीटोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि प्रोलॉन्ग फास्टिंग हो रही है। ठीक है। जिससे बॉडी शिफ्ट हो गई है जो जो फैट है उसको बर्न करने के लिए। फ्रक्टोज कोई डायरेक्टली रिलेशन उसका नहीं है। ग्लूकोज यूरिन में वो डिक्रीज होता है जी। ठीक है। फैट्स जो है वो डायरेक्टली एक्सक्रीट होता ही नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कीटोन्स। आंसर क्या आ जाएगा, कीटोन्स। क्लियर है। तो क्या बढ़ेगा, कीटोन्स बढ़ जाएंगे। किसके अंदर, यूरिन के अंदर। मत करना ऐसे भाई। ठीक है जी। विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स इज ऑफ ड्यूटेरोस्टोम्स। अब हमें ये बताना है ड्यूटेरोस्टोम्स में कौन से कैटेगरीज आती हैं। उसमें आ जाती है जी कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा और हेमीकॉर्डेटा। कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमीकॉर्डेटा, ये तीनों के तीनों किसके अंदर आ जाते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर। किसके अंदर आ जाते हैं जी, ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर। ठीक है। अब क्या होते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स, आपने बता दिया। ठीक है। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जहाँ होती है ना, उसको हम क्या बोला, ड्यूटेरोस्टोम्स।
ठीक है। अब जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें एम्ब्रियो में सबसे पहले जो फर्स्ट ओपनिंग डेवलप हो रही है वो एनएस, सेकेंड जो हो रही है वो माउथ, ठीक है। प्रोटोस्टोम्स में क्या होगा, पहले माउथ डेवलप हो जाएगा और बाद में क्या हो जाएगा, एनएस डेवलपमेंट। तो एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेट्स ऐसे हैं जिसमें पहले क्या है, एनएस डेवलप हो रहा है एंड देन माउथ डेवलप हो रहा है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद 15x eyepiece lens and 45x ऑब्जेक्टिव लेंस विल हैव ए मैग्निफिकेशन ऑफ, देखो आईपीस लेंस की कितनी है 15x और 45x किसकी है, ऑब्जेक्टिव लेंस की। अगर मैं उनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 675, ठीक है जी। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सिंपली मल्टीप्लाई ही तो करना था हमें। विच वन ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस इन डीएनए कैन बी इजिली कट, देखो क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब पहली चीज क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जिसको हम चाहे आगे से पढ़ें चाहे पीछे से पढ़ें, इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ें, वो क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। वो क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होती हैं। इन डीएनए कैन बी इजिली कट एट अबाउट मिडल एंड बाय सम पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है जी। कौन से ऐसे हैं सीक्वेंस जिसको इजीली कट किया जा सकता है। अब पहले क्या है, देखो पहली दी हुई है CACGTA, ठीक है, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। उसके बाद नीचे की तरफ अगर मैं बोलूँ CTCAGT ये दिया हुआ है भी। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री मैच देखें तो वो यहाँ पे नहीं है एक तरीके से, ठीक है। अब गाट TC यहाँ से आया, ये देखो ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, बिल्कुल सही है, और यहीं से आंसर हमें पता चल गया है। ये NCERT से डायरेक्टली उठाया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके से क्या है, हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की तरह यूज हो रहा है। अब आई जी क्वेश्चन, गोल्डन एज ऑफ फिश, गोल्डन एज ऑफ फिश किसको बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दिए जी, कमेंट में बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगर पीछे वाली वीडियोस आपने देखी हैं तो आप इजीली बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे, ठीक है। देखो, इन वन नॉन रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। देखो नॉन रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, उसमें कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। अब पहली चीज, नॉन रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम क्या होता है, जिसका मतलब जिसके अंदर रेप्लिकेशन नहीं हुई है, ठीक है, जिसमें सिंगल क्रोमेटिड है, जिसमें डुप्लीकेशन नहीं हुआ है, ठीक है जी। अब देखो फिर, अब इसके अंदर सिर्फ क्या होगा, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ओनली 1 प्रेजेंट होगा। कॉज ऑफ क्राई-डू-चैट सिंड्रोम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉज ऑफ क्राई-डू-चैट सिंड्रोम इज। अब क्राई-डू-चैट सिंड्रोम क्या एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी की वजह से होता है, ठीक है। अब क्राई-डू-चैट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अगर मैं इंग्लिश वर्जन करूं, क्राई फॉर कैट, इसका मतलब क्या है, क्राई फॉर कैट, विच डिस्क्राइब द डिजीज हाई पिच्ड क्राई ऑफ चिल्ड्रन विद दिस कंडीशन, मतलब इस तरीके से वो रोना शुरू कर देता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन में वो ये सिचुएशन पैदा होती है, हमें ये बताना है। फर्टिलाइजेशन ऑफ एक्स एग बाय नॉर्मल वाई बियरिंग, नहीं, फिर तो नॉर्मल कंडीशन होगी। ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है जी। तो डाउन सिंड्रोम का एग्जांपल है। लॉस ऑफ हाफ ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5, यही बिल्कुल यही स्टेटमेंट जो है वो डायरेक्टली कॉज करती है क्राई-डू-चैट। लॉस ऑफ लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5, ठीक है, ये डिलीशन में कॉज करता है, लॉन्ग आर्म नहीं होता बल्कि शॉर्ट आर्म होता है, ठीक है जी। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए पॉइजनस मैमल, पॉइजनस मैमल कौन सा है, ठीक है जी, वो हमें बताना है। ऑर्निथोरैंकस जो होता है, प्लेटिपस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है जी, ये बेसिकली डिलीवर करता है वेनोम को, और ठीक है, वेनोमस मैमल्स की कैटेगरी में या पॉइजनस मैमल्स की कैटेगरी में ये आता है। तो ऑर्निथोरैंकस, अब ऑर्निथोरैंकस में भी 2 कंडीशन है, ठीक है जी, मेल या फीमेल। तो जो मेल ऑर्निथोरैंकस होता है वो हमारा क्या होता है, पॉइजनस मैमल का काम करता है। मेल्स ही होते हैं, पॉइजनस सारे मेल ही होते हैं, है ना।
फीमेल डोमिनेंसी इरा अभी चल रहा है, तो मेल सारे पॉइजनस हैं, तभी तो इतने केसेस बढ़ रहे हैं। विच ऑफ फॉलोइंग कॉज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में टाइफाइड फीवर किस वजह से होता है, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम अगर आप पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, उसमें फर्स्ट डिजीज़ जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर यही दिया हुआ है, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है जी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सीलोम इज ए स्पेस बिटवीन, सीलोम इज ए स्पेस बिटवीन, किसके बीच में स्पेस होता है भाई, स्प्लिटेड मेसोडर्म के बीच में, किसके बीच में, स्प्लिटेड मेसोडर्म के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीलोम। कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है। एम आई राइट और रॉन्ग, ठीक है चलो। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है जी। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर मिलता है। लूज अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब हमसे ये पूछा गया है किसको ज्वाइन करता है, फैट मसल्स को, सॉरी फैट बॉडी को मसल्स के साथ, इंटेग्यूमेंट्स को मसल्स के साथ, बोन विद बोन्स, बोन विद मसल्स, ठीक है जी। तो जो इंटेग्यूमेंट्स, जो लेयर्स होती हैं उसको मसल्स के साथ जोड़ने का काम किसका होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का होता है, ठीक है, याद रखने वाली बात है ये। द फर्स्ट स्टेप ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज कैटेलाइज्ड बाय, किसकी वजह से कैटेलाइजेशन होता है पॉलीपेप्टाइड्स का, टर्मिनल ट्रांसफरेज की वजह से नहीं, पेप्टाइड ट्रांसफरेज की नहीं, इनिशिएशन फैक्टर नहीं, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, जब आप ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर इसका रोल होता है, इनिशिएशन में इसका रोल होता है, ठीक है जी। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कफर सेल्स आर फाउंड इन द ह्यूमन्स ऑफ, कफर सेल्स कहाँ मिलती हैं, कफर सेल्स बेसिकली किसके अंदर होती है बच्चे, लीवर साइनोसॉइड्स के अंदर होती हैं, किसके अंदर होती हैं, लीवर साइनोसॉइड्स, ठीक है। अब रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम का पार्ट होती हैं, किसका क्या काम करती हैं, फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने का काम करती हैं। तो आंसर क्या हमारा बचे, लिवर सेल्स, ठीक है। अब देखो फिर, विच ऑफ फॉलोइंग रेप्टाइल्स इज ए लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल कौन सा है, सेफेनोडॉन, क्रोकोडाइलस, वेरनस एंड टॉर्टोइज। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है कि जो लिविंग फॉसिल का काम कर रहा है अभी तक, ठीक है जी। जो सेफेनोडॉन है वो क्या है, लिविंग फॉसिल का एग्जांपल है, जिसको हम टोटोरा दूसरा नाम देते हैं, नेटिव है न्यूजीलैंड का। अभी तक लिविंग फॉसिल क्यों है, क्योंकि वो अभी तक लार्जली अनचेंज्ड है, अभी तक उसमें क्या ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आया है डायनासोर के टाइम से, ठीक है। ओनली सर्वाइविंग जो अगर मैं बात करूं, राइनकोसिफेलिया एक ऑर्डर है, उसका सिर्फ सिंगल एक ऐसा मेंबर है सिफेनोडॉन जो अभी तक प्रेजेंट है और लिविंग फॉसिल को बनाता है, बाकी जो हैं वो लिविंग फॉसिल की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ 10 क्वेश्चन बाकी हैं, जुड़े रहिए। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट चिक एम्ब्रियोलॉजी, चिक एम्ब्रियोलॉजी के कॉन्सेप्ट में कौन सा गलत है। द एग सेल इज फॉर्म्ड ऑफ सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है जी, ठीक है। द क्लीवेज इन चिक एम्ब्रियो इज मीरोब्लास्टिक, ठीक है, मीरोब्लास्टिक ही होती है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट, चिक एम्ब्रियो रिसीव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम योक सैक, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद एग सेल मेम्ब्रेन आर 2 इन द नंबर, बिल्कुल सही बात है, ये भी 2 ही होते हैं, तो आंसर जो है हमारा वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। ए मैन अफेक्टेड बाय ब्रैंकेडेक्टाइली एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आ गया, दैट कॉजेज द शॉर्टनिंग ऑफ सेवरल फिंगर्स, कुछ फिंगर्स छोटी हो जाती हैं। व्हाट इज द रिस्क दैट मैन्स फर्स्ट चाइल्ड विल हैव ब्रैंकेडेक्टाइली, ठीक है जी। अब आपसे पूछा गया है क्या कि पॉसिबिलिटी क्या है, देखो ब्रैंकेडेक्टाइली एक कंडीशन है, मेल को
ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है ये, जिससे क्या हो जाती है, फिंगर्स छोटी हो जाती हैं। अब मैन के पहले बच्चे के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है कि वो डक्टाइली कंडीशन होगी, ठीक है जी। अब देखो अफेक्टेड पेरेंट, अब ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो जो अफेक्टेड मैन है वो क्या होगा, या तो ये कंडीशन में होगा या फिर ये कंडीशन में होगा। इतनी बात तो हमें क्लियर है ना, ठीक है जी। अब सेकंड क्या है, बच्चे की जो पॉसिबल जीनोटाइप है वो क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी जो जीनोटाइप की है वो क्या है, वो 50% निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी यहाँ से, 50%। अब वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशंस में, ठीक है। तो 50% जो पॉसिबिलिटी है हमारी क्या है, वो फर्स्ट चाइल्ड की है कि वो ब्रैंकियोडक्टाइली से अफेक्टेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो ये आपको मैंने क्या बना दिए हैं, डिफरेंट जीन्स की कंडीशन दे दी है, जेनेटिक कंडीशन, इससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ब्रेड प्रिपरेशन, ब्रेड प्रिपरेशन में किसका यूज़ है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आया माइक्रोबजीन वेलफेयर सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ये क्या करता है जी, ये बेसिकली बफिंग, अगर हम जैसे ब्रेड केक्स वगैरह होते हैं उसके लिए, ब्रेड प्रिपरेशन के लिए सैक्रोमाइसिस सर्वेसी का यूज़ होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो फिर द जीन्स कंट्रोलिंग द 7p कैरेक्टर्स बाय मेंडल आर नाउ नोन टू बी लोकेटेड ऑन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स। याद रखेंगे ये बात, कितने क्रोमोसोम होते हैं, 4 क्रोमोसोम्स थे, ठीक है। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो कॉमन थे, जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे नीट में भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है जी। अब चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म वर होमोनाइज्ड, ठीक है जी, एंड सेंट्रीफ्यूज्ड। होमोनाइज ब्रेकडाउन किया गया और सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। ए टेस्ट इंडिकेटेड दैट सेल्स कंटेन्ड ग्लाइकोजन, अब वहाँ से हमें पता चला उसके अंदर क्या है, ग्लाइकोजन। इफ़ यू वर आस्क्ड टू फाइंड आउट द क्विकली एज पॉसिबल वेदर द सेल्स फ्रॉम ए प्लांट और एनिमल यू वुड, अब आपको ये बताना है कि आप ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, आप क्या करेंगे। एग्जामाइन द सेंट्रीफ्यूज सैंपल फॉर द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रैक्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल सही, यहीं से पता चल जाएगा। अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो वो क्या प्लांट सेल है, अगर एब्सेंट है तो वो क्या है, एनिमल सेल है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो सेंट्रियोल का कोई रोल नहीं है। आंसर इमिडिएटली डेड सेल विल एनिमल सोर्स, इट विल नहीं। देखो इजीली जब तक हम किसी सोर्स पे नहीं पहुंच सकते, यहाँ पे भी हमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो वो सिंपल सी बात है, वो प्लांट सेल ही है, नहीं है तो वो एनिमल सेल है। विच वन ऑफ फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट टोटल नंबर फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती हैं जी, बिल्कुल 4 होती हैं। अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन्स 20 अमीनो एसिड होते हैं, 16 नहीं होते हैं। टाइप ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ में देखो 6 नहीं होती हैं। अब फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती हैं, 8 नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन वन क्रोमोसोम एट मेटाफेज, मेटाफेज स्टेज में क्या हो जाता है, देखो मेटाफेज स्टेज दोनों के अंदर होती है, माइटोसिस के अंदर भी और मियोसिस के अंदर भी, ठीक है। अब पूछा गया है कितनी होती हैं, 1 इन माइटोसिस 2 इन मियोसिस, गलत। 2 इन माइटोसिस 4 इन मियोसिस, ये भी गलत है। 4 इन बोथ माइटोसिस, ये भी गलत है। दोनों दो ही होती हैं। क्रोमेटिड्स पूछा है ना, सिस्टर क्रोमेटिड, तो 2 ही होती हैं, चाहे माइटोसिस की बात हो चाहे मियोसिस की बात हो। अब देखो फिर एग्स ऑफ इंसेक्ट आर, इंसेक्ट के जो एग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टीलोलिसिथल होते हैं, ओलिगोलिसिथल होते हैं, सेंट्रोलिसिथल होते हैं या मिजोलिसिथल होते हैं। टीलोलिसिथल में क्या होगा, योग से एक ही पॉइंट की तरफ कनेक्टेड होगा वेजिटल की साइड, ठीक है जी। सेकंड क्या है, ओलिगोलिसिथल, जिसमें अमाउंट ऑफ योग छोटा होता है। सेंट्रोलिसिथल जिसमें क्या होता है, सेंटर में होता है, ठीक है। और चौथा क्या है, मिजोलिसिथल, जिसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग होता है। अब अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होते हैं, सेंट्रोलिसिथल होते हैं, किसके अंदर, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर, ठीक है जी। एंजियोटेंसिनोजन इज प्रोड्यूस्ड एंड सक्रीटेड बाय, एंजियोटेंसिनोजन, अब ये क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास सिस्टम के अंदर रोल प्ले करता है, ठीक है जी। अब ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये हमसे
पूछा गया है, तो वो बेसिकली लिवर सेल से प्रोड्यूस होता है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लिवर सेल से। ठीक है, अब देखो फिर, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ वैक्सीन्स इन इन्फेंट्स। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं जो कमेंट सेक्शन में हैं। ठीक है, दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आपने पीछे वाली वीडियोस देखी हैं तो आराम से इन दोनों क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको यूज़फुल लग रही है हमारी सीरीज़ तो जुड़े रहिए हमारे साथ बायोबिट्स के साथ और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद अस।